हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, जितना भी मेन कॉन्सेप्ट है वो सभी नोट करेंगे, साथ ही साथ इसमें जितना भी फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला समझेंगे लोग, और भी जो मेन बात है उसको देखेंगे। इसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन है, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है। जितना भी बिहार बोर्ड अभी तक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है वे सभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे लिखा गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्या होता है बता दें आपको। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, आप केमिस्ट्री में भी फैराडे के नियम पढ़ेंगे, बट वहाँ क्या होगा, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के नियम। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स वाला बात कर रहे हैं। तो फैराडे का जो नियम होता है वो क्या होता है, तो किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन किया जाता है उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो कितना उत्पन्न होती है वो कैसे पता चलता है? फैराडे के नियम से पता चलता है। ठीक है, हालांकि फैराडे के दो नियम बताए गए हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में क्या होता है, ये पता चलता है कि हाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और कितना उत्पन्न होती है फैराडे के द्वितीय नियम पता लगता है। ठीक है, तो क्या नियम होता है, तो किसी कुंडली से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा गया E बराबर -N d∅b/dt। ओके, जहाँ E क्या है तो लिखा गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, N क्या है तो कुंडली में फेरों की संख्या, फिर लिखा है d∅/dt। पूरा टर्म क्या है, इस ∅b माने क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, डी लग यानी परिवर्तन, डी मतलब क्या हुआ परिवर्तन, तो d∅b मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब बटा में dt इसका मतलब क्या होता है, दर। इस हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरा टर्म में पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ओके, चलिए, तो E इक्वल टू -N d∅/dt। यदि फेरों की संख्या 1 होती, N का मान 1 होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है -d∅b/dt। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 दिया गया हो, चाहे फेरों की संख्या का बात ही नहीं किया गया हो, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा -d∅/dt। यदि फेरों की संख्या दिया गया हो तो ये वाला। ओके, ये रहा फैराडे का नियम। अब हम बात करते हैं जो ऋणात्मक चिन्ह, ये क्या बताता है, यह बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, उस परिवर्तन का विरोध कर सके, यानी विद्युत वाहक बल इस ऐसे दिशा में धारा प्रवाहित कराए कि उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, इसका विरोध करे। यदि ये बढ़े तो घटाने की कोशिश करे, ये घटाए तो उसे बढ़ाने की कोशिश करे। ये बात आपने पढ़ा हुआ लेंस के नियम में, तो यहाँ लिखा गया है लेंस का नियम। तो लेंस का नियम क्या होता है या पढ़ेंगे, लेंस के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि कुंडली में इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित कराता है, ऐसे दिशा में प्रवाहित कराता है कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वो क्या करे, इसके परिवर्तन का विरोध करे। ओके, चलिए, अब यहाँ लिखा गया है एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस लाइन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लेंस के नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसी के साथ दो बात और याद कर लीजिए, किरचॉफ का संधि नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो पास नियम है, जिसे हम लोग लूप नियम बोलते हैं, वो किस पर आधारित है, वो भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला टॉपिक लिखा गया है गतिक विद्युत वाहक बल। इंग्लिश क्या बोलते हैं लोग, मोशनल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो जब किसी धात्विक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके सिरों के बीच क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी विद्युत वाहक बल हम लोग क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा देखिए यहाँ पर, एल लंबाई की धात्विक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखें, इसमें लंबवत रखा गया है, तथा इसे क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलाए तो इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो E इक्वल टू होगा BLV। क्या होगा, E इक्वल टू BLV। अब यहाँ पर लंबवत का बात किया गया, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर कुछ थीटा कोण पर चलाएं तो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा E बराबर BLV sin थीटा। क्या हो जाएगा, sin थीटा। ओके, तो ये ज्यादा जनरल केस है। अब यहाँ पर लंबवत कर दें, थीटा का मान 90 कर दें तो sin 90 का मान क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा BLV आ जाएगा। क्या जाएगा, BLV। हालांकि अभी किताब में यही फॉर्मूला दिया है, तो इसी को ध्यान देंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है, BLV होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्चुअली में होता कैसे। तो मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्रॉस माने क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर, और डॉट डॉट देते हैं, इसका माने क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई मान लीजिए धात्विक छड़ है, क्या है, धात्विक छड़। इसको हम क्या करें, इसको हम गति कराएं इधर या इधर। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर किस में है, अंदर की ओर है, और छड़ को हम गति करा रहे हैं इधर, यानी उस चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत गति करा रहे हैं। तो इस स्थिति में इस छड़ के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, छड़ के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा,
ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। उसी ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला रहा गतिक विद्युत वाहक बल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अगला पेज पे। बस आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, बीएलवी। बीएलवी मेन फॉर्मूला याद करना है। फ्राइडे का नियम क्या होता है, E = -n d∅dt। दो फॉर्मूला अभी तक मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया यदि एल लंबाई का धात्विक छड़ ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के तल के लंबवत घूर्णन कर रहा हो, यानी रोटेशन कर रहा हो, तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होगा। ओके, तो इस स्थिति में प्रेरित विद्युत भाग बल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। जहाँ बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बताइए भी क्या है। ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग। अब मान लीजिए कोई चीज रोटेशन कर रहा है तो कुछ कोणीय वेग होगा, तो कोणीय वेग का मान क्या दिया, ओमेगा। एल क्या है, तो जो धात्विक छड़ रोटेट कर रहा है उस धात्विक छड़ का लंबाई। चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं एक छड़ है, क्या है, छड़। अभी छड़ को हम क्या कर रहे हैं, इस मान जैसे छड़ है, इस छड़ को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसे रोटेट। जब इस छड़ को इस तरह रोटेट कराएंगे तो इस स्थिति में भी क्या होगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो उस ईएमएफ का मान क्या होगा, 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। जहाँ एल क्या है, इसका लंबाई है, इसका लंबाई हमने एल मान लिया। और जो घुमा रहे हैं तो कुछ कोणीय वेग होगा, कितना कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा हो गया। ओके, चलिए अब बी क्या है, तो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो कि यहाँ पर दिया गया। तो आप सिर्फ इतना याद कर ले, अभी तक 3 फॉर्मूला मिल गया। थर्ड फॉर्मूला क्या मिला, तो जब किसी छड़ को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या करें, घुमाएंगे यानी रोटेट करेंगे, घूर्णन कराएंगे, तो ईएमएफ का मान क्या हो, 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर, b ओमेगा एल स्क्वायर। आप ये सभी फॉर्मूला एक जगह लिख लेंगे और सिर्फ फॉर्मूला रटेंगे। फिलहाल समझिए पूरा बढ़िया से। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, भंवर धारा। क्या लिखा गया है, भंवर धारा। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, ईडी करंट। इस धारा के बारे में कौन साइंटिस्ट बताए थे, फोको ने इसके बारे में बताया था। ओके, ये लिखा गया है भंवर धारा क्या होती है, भंवर धारा चक्रवर्ती धाराएं होती है। तो जब भी किसी धातु के टुकड़ा को ऐसा बोल सकते हैं, जब किसी धातु के टुकड़ा से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होती है, चक्रवर्ती धाराएं उत्पन्न होती है। इन्हीं धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। अब धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने में बहुत सारा उपाय हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो मान लेते हैं कि मान लीजिए नॉर्थ पोल है, क्या है, साउथ पोल है। ओके, अब इसके बीच हम क्या कर रहे हैं, किसी धातु को गति करा रहे हैं, तो गति कराएंगे तो संबद्ध फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और भी बहुत सारे प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। बट कंक्लूजन क्या है, तो जब भी किसी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके आयतन में चक्रवर्ती धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा। ओके, अब हम बात करते हैं। अब एक और बात, जब भंवर धारा उत्पन्न होती है ना तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। इस तरह ऊष्मा के रूप में क्या होता है, उस एनर्जी निकलता है, इसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। तब वो बताते हैं, जब ऐसे कि मान लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई धातु को गति कराएं, धातु का करें, गति कराएं। जब धातु को गति कराएंगे ना तो उसमें क्या होगा, यदि धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ तो भंवर धारा आएगा। तो भंवर धारा के कारण क्या होते हैं, वो अवमंदित होते हैं। सब क्या होता है, अवमंदित, उसका वेग धीरे धीरे कम होता है। वेग धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पे क्या कर दिए, एक यहाँ पर रॉड ले लिए, क्या ले लिए, रॉड। यहाँ पे एक लोहा का टुकड़ा गिराएंगे ना तो जल्दी गिरेगा। ये मान लीजिए क्या बोलते हैं, खोखला बेलनाकार कोई धातु है, इसमें कोई लोहा का टुकड़ा गिरेगा क्या होगा, जल्दी गिरेगा। लेकिन यहाँ पर चुंबक गिरेगी तो क्या होगा, थोड़ा देर से गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जो इसकी गति में क्या करेगी, अवमंदित करेगी, यानी इसमें रिटार्डेशन बोल सकते हैं, अवमंदन उत्पन्न करेगी। ओके, चलिए। और लिखिए प्रेरण भट्टी में। तो प्रेरण भट्टी क्या होता है, उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए। प्रेरण भट्टी का उपयोग कहाँ किया था, उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए किया था। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें ना जब किसी धातु को गलाना होता है ना तो प्रेरण भट्टी में रख देते हैं, जस्ट लाइक प्रणालिका होता है उसमें रख देते हैं। और क्या होता है, धारा जब प्रवाहित कराते हैं तो उसे पिघला जाता है। यानी जब मिश्र धातु वगैरह बनाना होता है ना, धातु को पिघलाने के लिए हम लोग प्रेरण भट्टी का उपयोग करते हैं। यहाँ लिखा गया विद्युत शक्ति मीटर। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, भंवर धारा का ये सब अनुप्रयोग, यानी इन सभी में भंवर धारा का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात लिखा गया है, भंवर धारा को कम करने के लिए धात्विक क्रोड में अस्तरित यानी लेयर वाइज क्या करते हैं, धातु के टुकड़े लगाते हैं, अस्तरित धातु का उपयोग किया था। अब क्वेश्चन है भंवर धारा को कम करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि भंवर धारा के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा के रूप में क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है। इसलिए उस ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं भंवर धारा कम हो जाए। तो भंवर धारा कम कैसे होता है, तो वो बता दें। भंवर धारा जो उत्पन्न हो रहा है धातु में, तो यदि हम एक धातु का पूरा टुकड़ा न लेकर उसका बहुत सारा क्या ले, ग्रिड ले, धातु क्या करें, एक इस तरह पतला पतला क्या करें, प्लेट ले। अब प्लेट को एक साथ सटा के क्या करें, लगाएं। इसमें हालांकि कुछ अपार क्या बोलते हैं, जैसे कुछ विद्युत रोधी पदार्थ का यूज किया जाता है।
ठीक है। तो एकदम ऐसे पतला पतला ग्रिड के यूज करें, इसमें भंवर धारा कम कम उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कम। हालांकि इसी पर संबंधित एक क्वेश्चन भी है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया था? उसका आंसर एकदम सिंपल है, भंवर धारा के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। ओके, या अस्तरित धातु का मतलब क्या हुआ? परतदार धातु लेते हैं, परतदार धातु लेते हैं। चलिए, ये रहा भंवर धारा के बारे में। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रेरकत्व, या प्रेरकत्व को हम लोग प्रेरण गुणांक भी बोलते हैं। तो आपको बता दें, जो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। एक होता है स्व प्रेरण और एक क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। एक होता है अन्योन्य प्रेरण। जो स्व प्रेरण से संबंधित प्रेरकत्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्व प्रेरकत्व बोलते हैं। और जो अन्योन्य प्रेरण से संबंधित प्रेरकत्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ लिखा है स्व प्रेरकत्व। तो स्व प्रेरकत्व को हम किसे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और अन्योन्य प्रेरकत्व को एम से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, चलिए, तो इसे एल से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है तब बता दें, जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन कराते हैं तो उसी में परिवर्तन करके क्या होता है? उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बोलते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्व प्रेरण बोलते हैं। और जब मान लेते हैं यहाँ पे एक कुंडली है और इसके नजदीक कोई दूसरा कुंडली है, ऐसे मान लेते हैं कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिए जो धारा की दिशा बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है? धारा की उपस्थिति। और यहाँ पर कोई एक कुंडली ले लिए, इसमें कोई धारा प्रवाहित करा रहे हैं और इसमें क्या धारा बदले तो क्या होगा? इसमें प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न होंगे। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग ये पूरे डिटेल्स में नहीं जानना अभी फिलहाल, तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मेन बात देखेंगे। ठीक है, तो स्व प्रेरकत्व, तो स्व प्रेरकत्व में क्या होता है? स्वयं में धारा में परिवर्तन कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्व प्रेरित विद्युत भाग बोलते हैं। ओके, तो इस ई का मान क्या होता है? इस ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई का फॉर्मूला होता है -L dI/dt, जहाँ dI/dt क्या है? विद्युत धारा में परिवर्तन का दर, विद्युत धारा में परिवर्तन का दर। और एल क्या है? तो एल है स्व प्रेरकत्व, कुंडली का स्व प्रेरकत्व है। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिखा गया अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होगा? किसी एक कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरा कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न होगा, दूसरा में बदलेंगे तो पहले का उत्पन्न होगा। तो ये तो हम किसी एक में बदल रहे हैं तो दूसरा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया E1 माने क्या हुआ? पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग होगा। तो इसका मतलब धारा किसमें बदलेगा? दूसरा कुंडली में। तो यहाँ पर I2 क्या है? दूसरे कुंडली से प्रवाहित धारा, दूसरे कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा। ओके, तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा? -M12। M12 माने क्या हुआ? कुंडली 1 का अन्योन्य प्रेरकत्व किसके सापेक्ष? दूसरे कुंडली के सापेक्ष। यहाँ लिखा गया dI2/dt, यानी दूसरे कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन का दर। ओके, तो यह E1 बराबर -M12 dI2/dt। अब हमको बता दें M12 है, जितना M12 होता है उतना ही M21 होता है, उतना ही क्या होता है? M21 होता है। यानी किसी एक कुंडली के दूसरे कुंडली के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दिया है तो दूसरा का भी पहले के सापेक्ष क्या होगा? वही सेम टू सेम मान होगा। ओके, अब मान लीजिए इसी बेसिस में आपसे बोले कि तो बताइए E2 का मान क्या होगा? E2 का मान क्या होता है? यदि हम यहाँ पे E2 लिखेंगे ना तो यहाँ M21 लिखेंगे, आप M12 भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। यहाँ पर D1 आ जाएगा, क्या जाएगा? यहाँ पर D1 आ जाएगा। यानी दूसरा कुंडली में धारा विद्युत भाग बल कैसे उत्पन्न होगा? जब पहला में परिवर्तन करेंगे। ओके, ये रहा। अब यहाँ पर लिखा गया परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर μ0 n² A/L, जहाँ L क्या है? परिनालिका का स्व प्रेरकत्व है। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, जो हम पिछले क्लास में देखे थे। N क्या है? N, तो N है परिनालिका में फेरों की संख्या। A क्या है? परिनालिका का अनुप्रस्थ काटा क्षेत्रफल। L क्या है? परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। अब इन सभी को मान को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? परिनालिका का स्व प्रेरकत्व मिलेगा। अब बता दें जो परिनालिका के स्व प्रेरकत्व का बात की और यहाँ पर μ0 है, μ0 में क्या हुआ? वो निर्वात में स्थित है, बाई द वे किसी अन्य माध्यम में स्थित रहता है। पता है शुरू से ही जब भी कोई अन्य माध्यम आएगा तो μ0 है, μ0 उस माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता से गुणा करा देंगे, आ जाएगी। बस इसमें खाली μr से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाकी सब सिंपल है। ठीक है, ठीक है। रहा ये रहा परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। इसका फॉर्मूला क्या है? μ0 n² A/L। अब अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करें तो ध्यान देंगे इसी हिसाब उसको बना सकते हैं। ये आपको ये पता है तो ये बना सकते हैं। देखिए, तो अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या लिखा गया? μ0 AL सेम है। यहाँ पर N1 N2 आ गया कि इसमें दो कुंडली था, तो यदि एक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा? यानी M12 का मान निकाले चाहे M21 का मान निकाले, सेम टू सेम ही आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया M12 M21 क्या होता है? बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है μ0 N1 N2 A/L। अब बताइए जब स्व प्रेरकत्व था तो स्वयं में स्वयं कारण उत्पन्न हो रहा है, तो N1 N2 का मान सेम होगा, तो N × N क्या हो जाएगा? N², और लिख दिए N1 N2। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हो, कोई ये वो याद करेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रेरकत्व के बारे में। चलिए अब हम बात करें प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है। तो प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है?
हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो। प्रेरकत्वों का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्वों का एसआई मात्रक हेनरी। इसे क्या लिखते हैं? कैपिटल एस लिखते हैं। हेनरी होता है। हेनरी होता है। और से कोई बोले कि स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेरण गुणांक का सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। स्व प्रेरण गुणांक का सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। तो इसे किसी तरह घुमा कर पूछा जाए, आप ध्यान रखेंगे कि हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का सही मात्रक। ओके, अब इसका विमीय सूत्र की बात करें तो जब भी किसी चीज का विमीय सूत्र निकालना हो, आपको उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला जिसमें बाकी सभी राशि का क्या हो, आपको विमीय सूत्र पता है। समझिए हम इस फॉर्मूला से निकाले एल का विमीय सूत्र, एसओ प्रेरकत्व है, तो आपको ईएमएफ का क्या पता होना चाहिए? विमीय सूत्र पता होना चाहिए, धारा का पता होना चाहिए, समय का पता होना चाहिए। यदि इन सभी चीजें क्या होगा, ईएमएफ पता रहेगा तो क्या, सॉरी, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता रहेगा तो आप एल का निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसे तभी निकालो आपको म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, क्षेत्रफल का पता हो और किसका पता हो? एल का पता हो। तो फिर हम किससे निकालें? तो आपको जो आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान पता है क्या होता है? तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लो, आगे उससे निकाल सकते हैं। जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लो, कोई मान लीजिए प्रेरित रहे, ओके, इसमें प्रवाहित धारा आई, इसे कितना दिया है? प्रेरकत्व एल दिया है। तो इससे संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा क्या होगा? तो चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला था U = 1/2 LI²। इसे पढ़ेंगे लो हाफ mv², हाफ cv²। संधारित्र में पढ़ोगे लो उस तरह यहाँ पे क्या है? 1/2 LI², जहाँ एल क्या है? प्रेरकत्व है, आई क्या है? धारा है, यू क्या है? एनर्जी। ओके, अब बताइए इस फॉर्मूला से यदि हम निकालें तो क्या होगा? चलिए अब बताइए यदि हम इस फॉर्मूला से निकालते क्या होगा? सिंपल है। अब बताइए हमको किसका निकालना है? एल का निकालना है। एल का, तो इसका मतलब आपको ऊर्जा का पता होना चाहिए। ऊर्जा का तो आसान होता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? mL²T-2। ओके, अब बताइए दो से कोई मतलब नहीं है। एल का निकालना है तो I² इधर गुणा में, इधर है तो बटा में आएगा, बटा में, तो बटा में लिख देंगे I²। आई का क्या होता है? एम्पियर होता है। ए तो लिख देंगे A²। तब A² लिखे चाहे सिर्फ I² भी लिख सकते हैं विमीय सूत्र में, दोनों सही। अब इस बिहाफ पर हम क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं प्रेरकत्वों का विमीय सूत्र। प्रेरकत्वों का विमीय सूत्र क्या होता है? ध्यान देंगे, तो होता है mL²T-2 A⁻²। ये प्लस में ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये वाला क्या होता है? प्रेरकत्वों का विमीय सूत्र होता है। आप इसे सिंपली निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सब रहा क्या प्रेरकत्वों के बारे में। अब चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा गया धारावाही प्रेरित्रों में चुंबकीय ऊर्जा। तो धारावाही प्रेरित्रों में चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? E = 1/2 LI², जो भी कुछ देर पहले बताए थे। तो इससे आप इसका विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो बाय द वे कभी आ गया प्रेरकत्वों का विमीय सूत्र क्या होता है, स्व प्रेरकत्व विमीय सूत्र क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व विमीय सूत्र। कोई भी विमीय सूत्र निकालने के लिए ना तब इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ये रहा धारावाही प्रेरित्रों में चुंबकीय ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या है? E = 1/2 LI²। यानी किसी भी धारावाही प्रेरित्र का मन प्रेरित्र में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसका मान कैसे निकाल पाएंगे? जब हमको उसका प्रेरकत्व पता हो और धारा का मान पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, धारावाही परिनालिका में संचित ऊर्जा। अब बताइए धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा आपको निकालना है। हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है, आप लिख देंगे, आप याद कर सकते हैं, बट ये भी देख लेते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे यू का मान निकलना है, देखिए कैसे निकलता है। तो बताइए धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा निकालना है। तो अब बताइए चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 LI²। अभी तभी बन पाएगा जब आपको परिनालिका का क्या पता हो, स्व प्रेरकत्व पता हो और धारा तो यहाँ पर दिया है। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा। तो पता है जनरली को पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछता है कि जब कोई परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रहा है तब पूछ सकता है। अब बोलते हैं परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है तब निकालना है। तो जनरली क्या होता है, परिनालिका के केंद्र पर यानी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया रहता है और तब आपसे ये पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो 1/2 और हमको यहाँ पर एल का मान चाहिए। तो परिनालिका स्व प्रेरकत्व क्या देखिए यहाँ पर लिखा है μ0 n² A/L। लिख देंगे μ0 n² A/L आ गया, इंटू क्या है? I²। तो ये भी फॉर्मूला है, और हम चाहते हैं कि विद्युत धारा के रूप में ना आए, विद्युत धारा के रूप में ना आए, किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तब कैसे निकालेंगे? तो अब बताइए कब कभी ऐसा पढ़े थे लोग, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र V का मान होता है μ0 Ni/L, μ0 Ni/L। ओके, तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं? एक मिनट, आई का मान किसका मान निकाल सकते हैं? आई का मान। तो यहाँ से आई का मान कितना है? आई का मान आएगा BL/μ0N, BL/μ0N। इस आई के मान को हम यहाँ पुट कर देते क्या मिलती है? तो U बराबर आ जाएगा 1/2 L, एक मिनट क्या लिखे यहाँ पर, μ0
एन स्क्वायर ए बटा एल इंटू आई स्क्वायर एन इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ओके, और देखिए एन स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल होगा, म्यू नॉट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल, एल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, ऊपर कितना आएगा बी स्क्वायर ए, लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यहाँ पर एल भी बचेगा तो एल, और बटा में क्या है म्यू नॉट, म्यू नॉट यानी क्या फॉर्मूला मिलेगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मिलेगा 1/2 बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर इंटू ए एल, अब बटा में क्या है म्यू नॉट है तो। ओके चलिए, ठीक है, गया ये आ गया परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये किस टर्म में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र के टर्म में आ गया। अब चलिए, कभी कभी क्या पूछा जाता है ना, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें, तो ऊर्जा घनत्व आ गया, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो परिनालिका के एकांक आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए ऊर्जा घनत्व क्या, ऊर्जा घनत्व में क्या होगा, एकांक आयतन, यानी हम इसमें यदि आयतन से भाग कर दें, यानी यू बटा वी, सिंपल जानिए यू बटा वी, जहाँ वी क्या है आयतन, वी क्या है आयतन। अब बताइए इस वाले टर्म में यदि हम आयतन से भाग करें तो क्या होगा, अब बताइए ए इंटू एल क्या होगा, तो मान लीजिए कोई यहाँ परिनालिका है, इसका लंबाई दिया है एल और ये क्षेत्रफल दिया है ए, क्षेत्रफल क्या दिया यहाँ पर ए दिया है, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या मिलेगी, इसका आयतन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इसका नहीं, जब हम आयतन से भाग करेंगे तो पूरा एल टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। अब इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, आज का ऑब्जेक्टिव सवाल में ये भी आपको सवाल मिलने वाला है। तो पूछा जाए परिनालिका में ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है, तब क्या बोलेंगे 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ओके चलो, तो ये रहा परिनालिका का स्वप्रेरक, परिनालिका में संचित ऊर्जा रहा, और या प्रेरित्र में संचित चुंबकीय ऊर्जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है प्रेरित्रों का संयोजन, तो प्रेरित्रों का भी संयोजन क्या होता है, 3 टाइप का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और एक मिश्रित संयोजन होता है। जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे संधारित्रों का संयोजन, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन, आज हमें क्या पढ़ना है प्रेरित्रों का संयोजन। तो जिस तरह प्रतिरोधकों के संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम उसी तरह प्रेरित्रों के भी संयोजन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि कैसे देखिए बोर्ड पर, ठीक है, 1 नंबर श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे हम लोग पढ़े चलो R1 R2 R3 श्रेणी क्रम होता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह यह समतुल्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होगा, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अब पार्श्वक्रम की बात कर लें, यहाँ पर पार्श्वक्रम में दिया गया, तो इनका समतुल्य प्रेरकत्व क्या होता है, 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। चाहे ये वाला L क्या है, तो L है समतुल्य प्रेरकत्व, समतुल्य प्रेरकत्व। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूला की यूज हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला सवाल बना सकते हैं। तो यदि आप विद्युत धारा में प्रतिरोधकों के संयोजन संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे, इसमें पूरा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, तो अभी तक जितना बताया सब क्या रहा, इस पार्ट का शॉर्ट नोट्स रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, चलिए जैसे कि आप एक देखते हैं, एक दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। ऑप्शन ए फ्राइडे द्वारा, ऑप्शन बी फिल्म। तो हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था, फ्राइडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन ये, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन नियम प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए दिया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, बी दिया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, सी दिया एम्पियर नियम, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो दक्षिण हस्त नियम से हम क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। जैसे बोला गया है गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा कैसे निकल जाती है, तो होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। ओके चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम किससे संबंध है, ऑप्शन ए द्रव्यमान से, बी दिया आवेश से, सी दिया संवेग के संरक्षण सिद्धांत से, सी एक मिनट सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। तो डी दिया ऊर्जा से, टिक करेंगे ऊर्जा से टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है, क्यों। जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होता है भंवर धारा उत्पन्न होगी, तो भंवर धारा का क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए वो गर्म होता है। इसमें आंसर क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, टिक करेंगे सी टिक करेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है लेंज का नियम किससे संरक्षण पर आधारित है। तो हम जानते हैं लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर। तो ऑप्शन ए दिया आवेश, बी दिया प्रेरित वोल्टेज, सी दिया प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया क्षेत्रफल ए तथा एन फेरों वाली एक कुंडली। अच्छा एक कुंडली से क्षेत्रफल कितना दिया, ए दिया है, उसमें फेरों की संख्या एन दिया। ओके
क्षेत्र बी यानी चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर रखने पर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। अब बताइए चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी डॉट एस यानी होता है बी एस कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा, जहाँ बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एस क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, थीटा क्या होता है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। अब इस सवाल में क्या बोला गया जो कुंडली है ना कुंडली कैसे रखे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, मान इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देगा ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके समांतर कुंडली रखते हैं, ये वाला कुंडली, ये वाला क्या है कुंडली, तो यदि हम इस तरह कुंडली रखते हैं कुंडली, तब इस कुंडली का अभिलंब की तरह अभिलंब इसके लंबवत होगा, तो लंबवत यानी इधर आएगा यानी बाहर क्यों रहेगा, बाहर क्यों रहेगा, तो ये कोण कितना बनेगा कोण 90 बनेगा, यानी इस स्थिति में बी और एस के बीच का थीटा कितना होगा थीटा 90 डिग्री, कितना होगा 90, और इस थीटा का मान यहाँ पर रखें 90, तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 यानी फाई का मान 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी तो डी टी कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के बीच समानुपातिकता संबंध होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लोग U बराबर 1/2 LI², इसका मतलब क्या होगा U किसके समानुपाती है I² के समानुपाती है, तो किस ऑप्शन में सर दिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया था डी, क्या टी कर देंगे डी टी कर। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है लंबाई L के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत V चाल से गतिमान कराने पर, चित्र यहाँ पर लिखा है 4.2 यानी यहाँ पे जो चित्र दिया इसकी बात कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या हो। ओके चलिए तो हम लोग पढ़े लो सिंपल सी बात है, जब भी लंबवत किसी छड़ को गति कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गति कराते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है BVL, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी तो BT कर। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है जब किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से घटकर 2 एम्पीयर हो जाती है, कुंडली में धारा यानी जो विद्युत धारा है 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से घट के 2 एम्पीयर हो जाती है, तब 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है, यानी औसत वोल्टेज कितना प्रेरित होता है 50 वोल्ट होता है। ओके तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व निकालें, अब देखो 100 प्रेरकत्व निकालना है तो किस फॉर्मूला में 100 प्रेरकत्व भी है वोल्टेज भी, तो वोल्टेज माने क्या हुआ हम जानते हैं ईएमएफ का मात्रा वोल्टेज होता है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर -L DI/dt। हालांकि अब यहाँ पे इस माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये माइनस सिर्फ क्या बताता था इसकी ध्रुवता के बारे में बताता था। ओके चलो इसे भी आप जब यहाँ मोड़ लेंगे तो माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा। अब बताइए इसमें 50 वोल्ट क्या है ई का मान देते हैं 50। अब तो हमको क्या निकालना है इसमें कुंडली का 100 प्रेरकत्व यानी एल का मान निकालते एल रन देते हैं। अब इस सवाल तभी बनेगा जब हमको DI/dt पता हो, तब बताइए DI/dt, DI माने क्या हुआ धारा में परिवर्तन, तो धारा में कितना परिवर्तन होता है यहाँ दिया है क्या है 5 एम्पीयर से घट के 2 एम्पीयर हुआ, तो 5 से 2 हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ 3 हुआ, चलिए 3 चलिए मात्रा लिखते हैं 3 आ गया। dt तो समय कितना लगा है 0.1 सेकंड लिखते हैं 0.1 सेकंड। अब इसी को सॉल्व करने टेंशन आ जाए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना है तो 50 बराबर एल, ये पॉइंट ऊपर 0 हो जाएगा 0, तो 30/1 तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 0 0 कैंसिल, तो एल का मान कितना गया इधर 3 गुणा में इधर तो बटा हो जाएगा, तो एल का मान आ जाएगा 5/3, 5/3 अब मात्र होता है हेनरी, तो 5/3 का मतलब क्या हुआ 1 दशमलव समथिंग यानी 1.66 यानी 1.66 यानी ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे, यही नहीं इसका नहीं देखिए। चलिए तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो बोले या जनित्र बोले दोनों का मतलब सेम है, तो किस पर आधारित होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये बात आप 10th क्लास में पढ़ोगे ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी तो बीटी का। ओके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर 100 प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है, तो यहाँ 100 प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है हेनरी होता है, एंड ऑप्शन नंबर सी तो सिटी कर दो। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सूत्र है, अभी कुछ देर पहले मिला था परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। अब मान लीजिए आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद करना होगा निकलना होगा, तो कैसे इसको निकाला था वो प्रोसेस हमको पता है उस प्रोसेस से निकालेंगे। ओके बट याद रहता तो और अच्छी बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा B²/2μ0, B²/2μ0। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। 13 तो 13 नंबर दिया एक चौक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी, 100 प्रेरकत्व में किसका मान दिया एल का मान दिया 5 हेनरी। इसके बाद दिया है इससे प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, बदल रही है, यानी एक्चुअल में किसका मान है DI/dt का मान दिया है, तो DI/dt का मान तो दिया है ये दिया है 2 एम्पीयर पर सेकंड। ठीक है तो बोला इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी E = 1, तो किस फॉर्मूला में होता है तो हम जानते हैं E का फॉर्मूला क्या होता है LDI/dt। ओके अभी हम माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ध्यान नहीं है। एल का मान दिया है 5 तो 5, DI/dt कितना दिया है 2 तो 2, तो 5 में कितना गया 10, तो 10 वोल्ट हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन दिया 2.5 भी दिया 5 सीधे -10 दिए 10। अब देखिए माइनस देके कंफ्यूज किया कि आप माइनस वाला टिक करें,
और फिर से बता दें यहाँ पर जो विभवांतर की बात करते हैं इसमें थोड़ी है कि इधर से इधर इधर से इधर, तो इसलिए यहाँ पर जो विभवांतर होगा प्लस मिलेंगे, ऑप्शन नंबर कर लेंगे डी डी करें। ओके, तो इस भागफल का मान क्या होगा 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर कोई चिन्ह का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध R तथा भुजा L का एक वर्गाकार सुचालक लूप अपने ही तल में एक समान वेग v से गतिशील है। वेग की दिशा भुजा के लंबवत है। वेग की दिशा क्या है? भुजा के लंबवत है। यदि उस स्थान पर एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र भी वर्ग के तल के लंबवत हो तो लूप में प्रेरित धारा क्या होगी? अब यहाँ फोटो दिखाई दे रहा, फोटो अभी जो लूप है क्या कर रहा है? इसमें गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है। अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब लूप यहाँ पर, इसको हम यहाँ से यहाँ पर लाते तो कैसे संबद्ध फ्लक्स में बदलाव हुआ? नहीं हुआ। जब चारों तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें लूप को गति करें तो कैसे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जितना चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर था, जितना फ्लक्स यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर भी, तो क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन जीरो, ईएमएफ का मान जीरो है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी डी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है तीन प्रेरित्र जिनके समान प्रेरकत्व 3 हेनरी, अच्छा इन प्रत्येक का प्रेरकत्व 3 हेनरी यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा है। तो पी और क्यू के बीच तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। पी और क्यू के बीच क्या निकालना है? समतुल्य प्रेरकत्व ज्ञात करो। अब श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तब वो दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम में, वास्तव में समांतर क्रम में। तो जब भी ऐसा मान लेते हैं प्रतिरोधक या प्रेरकत्व जुड़ा गया हो, अब कहीं कहीं तार से जोड़ दिया गया हो, तो उसको ध्यान से अपनाइए। चलिए आपको बता दें, जहां तक तार है तो तार को हम विभव का मान एक समान लेते हैं। तार का विभव का मान क्या लेते हैं? एक समान। तो ये बिंदु पी पर है, इसका भी जितना भी हो इसका उतना ही भी हो, इसका होगा उतना ही इसका, इस सब का विभव सेम हुआ, इसको हम मान सकते हैं पी। क्या मान सकते हैं? पी। बिंदु क्यू के बीच निकालना है ना, पी और क्यू, ये क्यू है तो पूरा को हम क्या मान सकते हैं? क्यू मान सकते हैं। ये भी क्या होगा? क्यू होगा। क्या होगा? क्यू। अभी पूरा सिस्टम में कितना पॉइंट दिखाई दे रहा है? मात्र 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक पी, यहाँ पर लेते हैं पी, इधर लेते हैं क्यू। और हमको पी और क्यू के बीच निकालना है तो कैसे निकाल देंगे? एकदम सिंपल है, 1 बाई 1 चलते हैं। यह जो कुंडली है किसके बीच है? पी और क्यू के बीच है, तो पी और क्यू के बीच बना देंगे। ये कितना है? 3 हेनरी। यह कुंडली किसके बीच है? ये भी पी और क्यू के बीच है, तो पी और क्यू के बीच बना देंगे। ये भी कितना है? 3 हेनरी। और वो वाला भी किसके बीच है? पी और क्यू के बीच, यहाँ लिख देंगे 3 हेनरी। अब बताइए किस क्रम में? ये गया समांतर क्रम में। अब इसका समतुल्य प्रेरकत्व निकालना कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पढ़े लोग 1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 1/L बराबर 1/L1 दिया है 3, 1/L2 दिया है 3, 1/L3 दिया है 3। इसको हल करके कितना आएगा? 1/L बराबर, ये पूरा 3 बार है तो 3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, तो 3 3 कैंसिल, 1/L का मान आएगा 1, तो L का भी मान क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L का मान आएगा 1 हेनरी, यानी 1 हेनरी हो। क्या होगा? 1 हेनरी। ऐसे आप बना सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो कि जब L प्रेरकत्व वाले N प्रेरित्र को समांतर क्रम में जुड़ा गया हो तो समतुल्य प्रेरकत्व क्या होता है? L/N। L/N, यहाँ पर L का मान दिया 3, तो 3 कौ संख्या है? 3, तो 3/3 कितना है? 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये बात आप लोग पढ़ोगे लोग किसमें? प्रतिरोधक में पढ़ोगे लोग, संधारित्र में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आ गया 1 हेनरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² कि विमीय सूत्र किसके समतुल्य है? अब आपको बता दें एक्चुअली में क्या होता है वाला, ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ओके, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व होता है। क्या होता है? ऊर्जा घनत्व। जब ये वाला ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा घनत्व आज हम लोग किसमें पढ़े लोग? परिनालिका में भी ऊर्जा घनत्व पढ़े लोग। तो ऊर्जा घनत्व कहीं भी हो, विमीय सूत्र तो सेम ना होगा। तो बोला इसका विमीय सूत्र किससे समतुल्य है? ऑप्शन है B²/2 म्यू नॉट। तब बताइए ये वाला क्या होता है? तब जानते हैं ये वाला क्या होता है? परिनालिका में संचित चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, यानी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ओके, यानी दोनों क्या है? ऊर्जा घनत्व। इस ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? 80 करेंगे। ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम। इस परिपथ से t समय में अब समय किसमें दिया? सेकंड में दिया, सही मात्रा में दिया है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में दिया है, ये भी सही मात्रा में दिया है। फाई बराबर इतना दिया है। अब देखिए सवाल में कितना दिया है? फाई बराबर दिया है 6t² - 5t + 1। ओके, अब बोल रहा है कि t बराबर 0.25 सेकंड, t बराबर 0.25 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करें, I = what। अब तुमको I निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना है। तो I कैसे निकलेगा? और यहाँ पर बोला है प्रतिरोध दिया है 10 ओम, R बराबर दिया है 10 ओम। R बराबर कितना दिया है? 10 ओम दिया। ओके, अब बताइए प्रतिरोध दिया हमको, धारा निकालता। ये तो पता है हमको I का फॉर्मूला निकालता है V/R। क्या होता है? V/R। यदि हमको V पता हो तो और R पता हो तो धारा निकाल सकते हैं। उंगली में पढ़े चलो। अब देखिए इस सवाल में R दिया, देखिए तो R का मान तो दिया 10 ओम, तो 10 लीजिए। इसमें कोई V दिया है? नहीं दिया है ना। ये तो पता है ना, जितना EMF होगा उतना ही V होगा।
तो V इक्वल टू लिख सकते हैं E, और E का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? E का फॉर्मूला पढ़े लोग माइनस डी फाई बी बटा dt। कहाँ पढ़े थे लोग? फैराडे के नियम पढ़ते। अब जो सॉल्व करते हैं तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो d बटा dt। अब दी फाई बी का मान क्या है? हालांकि देखिए माइनस में से प्लस नहीं करना है, ओके। तो फाई बी का मान क्या दिए थे? जहाँ फाई बी कितना रखेंगे? 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना गया, 6 गुना 12t और माइनस से कितना आएगा? 5। क्या गया? 5। तो v है ना, v यानी आ गया इतना वोल्ट, इतना वोल्ट आ गया। अब बताइए इसके मान को हमें पुट कर दें। एक्चुअली मतलब ये v कब का है? t समय पर है, लेकिन हमें कब चाहिए? 0.25 सेकंड पर, जहाँ t हो कितना रखते हैं? 0.25 रखते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? तो 12 इंटू 0.25, तो 0.25 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 निकाल सकते हैं 1/4 और -5 है तो -5 गुणा किया 4 3 12, 3 में से 5 कितना गया? -2। इस माइनस को हटा देंगे, माइनस का मतलब नहीं है, यानी 2 कितना गया? 2। यहाँ पर हम रख देंगे 2, क्या लिख देंगे? 2 बटा 10 कितना गया? 0.2 एम्पियर आंसर। तो 0.2 एम्पियर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी टी करें। क्या करेंगे? ऑप्शन बी। सर यहाँ पर मात्रक कहने लिखे थे, यहाँ पर आगे भी बोल दिए एम्पियर में, तो एम्पियर में कितना आएगा? 0.2 आएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड अपनी परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। पीवाईक्यू में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, अन्योन्य प्रेरकत्व का विमेय सूत्र क्या होता है? तो स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व, विमेय सूत्र सेम होगा, तो कैसे निकालेंगे? सब एक फॉर्मूला पढ़े ले, U बराबर 1/2 LI²। यहाँ से आप इसका विमेय सूत्र निकाल सकते हैं, कैसे? L को लिख सकते हैं 2U बटा I²। तो U का कोई विमेय सूत्र नहीं होता है, खत्म। U का क्या होता है? U माने एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? तो mL²T-2। धारा क्या होता है? A, तो A²। अब इसको क्या लिख सकते हैं? mLT के पावर -2, A ऊपर है तो क्या हो जाएगा? A के पावर -2। किस ऑप्शन में से दिए? एम यहाँ पर -2 लिखेंगे, क्या लिखे यहाँ पर? -2। किस ऑप्शन में से दिए? mLT -2 A -2, mLT -2 A -2, एंड ऑप्शन नंबर 1 मिनट, यहाँ L स्क्वायर नहीं होगा, mL ये भी नहीं होगा, mL 1 मिनट, ये चारों ऑप्शन गलत आ रहे हैं। ना ना ना, एक मिनट, L स्क्वायर, यहाँ पर L स्क्वायर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा L स्क्वायर, क्या रहेगा? L स्क्वायर। तो mL² T-2 कहाँ पर है? mL² T-2 ऑप्शन नंबर ए में दिया 80 mL² T-2 A -2, mL² T-2 A -2, इन ऑप्शन नंबर क्या मिल गया? एम। ठीक है, चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पी/क्यू लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, फाई का मान दिया गया है t 0.25 सेकंड पर, धारा निकालना। सेम टू सेम सवाल देखे थे, आप उसी बेसिस पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उसे साइड आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे? बीटी करेंगे। चलते अगला क्वेश्चन दिया, लेंज का नियम संबद्ध है। तो लेंज का नियम किससे संबद्ध है? ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर टिक करेंगे सी, तो सी आ गया, ठीक है। ये सवाल देखिए कब आया है? 2015 के वार्षिक परीक्षा में, 2016 के वार्षिक परीक्षा में, 2022 में भी आया। ये सवाल कब आया? 2018 में। कब आया? 2018 में, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर टिक करेंगे 80 पर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तो ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू, अब यहाँ d दिया है तो d फाई ले लेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा b ds cos थीटा, और यहाँ पर क्या बोला गया है? क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, लंबवत यानी कोण कितना दिया है? 90 डिग्री। अब cos 90 का मान क्या होता है? 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो dt। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। अब यहाँ पे एक बंद चालक है और इसके निकट क्या है? एक चुंबक स्थित है, मान लीजिए नॉर्थ है, क्या है? साउथ। ओके, तो बोल रहा है कि चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ने दिया केवल चुंबक गतिशील हो, ऑप्शन बी दिया केवल चालक गतिशील हो, सी दिया चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, डी दिया चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी? जब दोनों में अपेक्षिक गति हो ना, तब जाए क्या होगा? ये प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन दिया, एक हेनरी किसके बराबर है? अब देखिए सभी ऑप्शन में हेनरी ही दिया, क्या दिया है? हेनरी। अब यहाँ लिखा है मिली हेनरी, मिली हेनरी, मिली हेनरी, ऐसा सब में मिली हेनरी। ओके, अब बताइए यहाँ पर लिखा है, हल कर लेते हैं, क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 10 का पावर 3 मिली स्मॉल एम होगा, मिली हेनरी। अब बताना है कि कौन 1 हेनरी के बराबर है, तो सिंपल 10 का पावर 3 10 का पावर 3। मिली माने क्या होता है? मिली मतलब 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 हेनरी है। अब 10 का पावर 3 10 का पावर -3 कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? 10 का पावर 3 में लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3 हेनरी, हेनरी ये पावर कितना आ गया? 1 आ गया, यानी 1 हेनरी। ऑप्शन नंबर 30 करेंगे 80 पर। ओके, चलिए चलते वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व हो
या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबके सही मतलब सेम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यानी हेनरी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होगा? ऐसा सेम टू सेम सवाल हम लोग पहले देख चुके हैं, इसी आज ही क्लास में देखे लोग, तब जाइए देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आई होप इसको आप बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चौक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसे बढ़ती धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये भी सवाल सेम टू सेम हम क्या कर रही है, देख चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? ध्यान देंगे, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए दिया उच्च धारा, बी दिया उच्च वोल्टता, सी दिया अल्प धारा, डी दिया अल्प वोल्टता। बता दें वो प्रेरण कुंडली क्या करता है? यह उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ओके, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। ऐसा होता है ना, उसमें प्राइमरी कॉइल में कम फेरा होता है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा फेरा होता है। इसमें ऐसा ही होता है, प्राइमरी कॉइल में कम फेरा होता है, सेकेंडरी में ज्यादा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है उच्च वोल्टता उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? उच्च वोल्टता उत्पन्न। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह कर क्या होता है, पूरा पीवाई क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए इसी तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चाहिए।